पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, क्लियर। और इससे पहले हमने जेनेटिक्स के चैप्टर जो थे वो कंप्लीट कवर किए। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी यूनिट का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर या मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, क्लियर। देखिए हम जानते हैं सूक्ष्म जीव क्या है, यानी कि माइक्रोब्स किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि ऐसी जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। The organs which we are unable to see with naked eyes are called microbes. आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है, इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरह से नुकसानदायक होते हैं। आपने देखा कि हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां, हमारी फसलों के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां, हमारे जो पेट एनिमल्स है जानवर, उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां, हमारी जो कीमती वस्तु है, सामान है, खाने पीने की चीजें हैं, उनको खराब कर देते हैं कौन? सूक्ष्म जीव। तो पिछले चैप्टर हमने नुकसान जाना था, बट हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि सभी सूक्ष्म जीव ही नुकसानदायक होते हैं। आपने देखा जितनी बड़ी जो महामारी होती हैं, चाहे वो कोविड की बात करें, प्लेग की बात करें, सभी जो बीमारियां हैं वो सूक्ष्म जीवों के कारण ही हुई है। बट सभी के सभी सूक्ष्म जीव नुकसानदायक नहीं है। अपन कह सकते हैं कि मात्र 20% सूक्ष्म जीव नुकसानदायक हो सकते हैं, बाकी 80% सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदे वाले होते हैं और उनसे हम न जाने कितने फायदा ले रहे होते हैं। तो इस चैप्टर में यही बात करेंगे कि माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरह से फायदे वाले होते हैं। हम जानते हैं कि माइक्रोब्स सर्वव्यापी होते हैं, इट मींस एक कहीं भी पाए जाते हैं, क्लियर। एक गर्म झरनों में, क्लियर। आपने देखा ये जो थर्मल बेंच होती है, समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी फटते हैं वहां पर जो गर्म पानी है उसमें भी रह सकते हैं, ये बर्फ के अंदर रह सकते हैं, इवन ये हमारे शरीर के अंदर जो अत्यधिक अम्लीय माध्यम है वहां पर भी रह सकते हैं। तो ये सब जगह रह सकते हैं। आपने देखा था सूक्ष्म जीवों में जनरली हम वायरस, बैक्टीरिया, कवक, इनकी बात करते हैं। और हम बात करेंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि वायरस की बात करें तो वायरस जो होता है वो अपन कह सकते हैं कि वो हमारे शरीर के अंदर ही रहेगा, तभी वो क्या रह सकता है? जीवित है। और शरीर से बाहर कैसा रहता है? वो निर्जीव है। इसलिए वायरस को अपन जानते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं। वायरस को अपन ग्रो नहीं करा सकते कल्चर मीडिया के अंदर, है ना, क्योंकि उसको किसी न किसी होस्ट की यानी बॉडी की जरूरत पड़ेगी। जबकि बैक्टीरिया को आप ग्रो करा सकते हो, कवक को आप प्लेट बना सकते हो, कल्चर प्लेट बना सकते हो। ये आपकी बुक्स के अंदर डायग्राम दी है। इसके बाद आपने देखा था कि जो बायरियोन्स होते हैं, प्रायोन्स होते हैं, आप जानते हैं प्रोटीनियस इंफेक्शंस होते हैं, इनको प्रायोन्स कह रहे थे। और ये केवल प्रोटीन के बने होते हैं, है ना, ये भी संक्रमण के समान काम करते हैं और हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां करते हैं। हमने देखा था जीवाणुभोजी के बारे में। जीवाणुभोजी आप जानते हैं कि ऐसे विषाणु होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं। द वायरस व्हिच अटैक ऑन बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज और दे हैविंग द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। इनके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। टीएमबी की हमने बात की थी, टीएमबी ट्यूबरकुलोसिस वायरस था जो प्लांट वायरस है, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। अब हम बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, मींस घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का महत्व। तो हम पर डे ही विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव या उनसे बने हुए उत्पादों का उपयोग करते हैं। अपन बात करें कॉमनली, आप जानते हैं जो आप दही खाते हो तो दही किससे बनता है? बैक्टीरिया से। जो दूध होता है, ताजे दूध में आप जानते हैं हम 1 चम्मच दही डाल के, और वो 1 चम्मच जो दही डाल रहे हैं उसको अपन इनोकुलम या उसको हिंदी में क्या बोल रहे थे? इनोकुलम या निवेश द्रव कह रहे थे। उस 1 चम्मच दही के अंदर हजारों की संख्या में जीवाणु होते हैं और उसको सामान्य तापमान पर अपन रख देते हैं और रात भर उसको दही में परिवर्तित कर दिया जाता है, क्लियर। तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया थे। मैंने आपको दही खाने के फायदा बताए थे। आप जानते हैं दही खाने के मुख्य रूप से जो फायदा होती है, ये दही जो होता है वो विटामिन B12 की वृद्धि हो कर देता है, जिससे पोषक गुणवत्ता बढ़ जाती है और ये हमारे अंदर जो हार्मफुल जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि को रोक देता है। मींस दही के अंदर अच्छे जीवाणु होते हैं जो हमारे अंदर नुकसानदायक जीवाणु यदि आ जाते हैं कहीं से बाहर से, तो उनकी वृद्धि को रोक करके रखते हैं, मींस हमको बीमार होने से बचाते हैं। तो हमको अपने जो डाइट होता है, भोजन होता है, उसमें दही हमको जरूर शामिल करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये आपने देखा था दही खाने के फायदे। इसके बाद आपने देखा था विभिन्न प्रकार के और भी फूड आइटम्स, जैसा डोसा, इडली की बात करें, है ना, इनके अंदर एक ईस्ट था, आपको याद है?
जो ब्रेड वगैरह बनाने के लिए आप जानते हैं ईस्ट का उपयोग कर रहे थे। डोसेट्री बनाने में भी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया यूज होते हैं जो किण्वन करते हैं। दूसरी बात आपने देखा था कि जो ब्रेड बना रहे थे, ब्रेड के लिए कौन सी बेकर ईस्ट, जिसका नाम क्या था, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, है ना, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी का यूज कर रहे थे। और आपने देखा था कि जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो आटा होता है उसको अपन गीला जो आटा होता है उसको जो फुला हुआ दिखाई देता है वो किसके कारण, CO2 गैस के कारण क्वेश्चन था। तीसरी बात मैंने आपको बताया था कि हम जो डिफरेंट टाइप की पनीर अपन ऑब्टेन करते हैं वो पनीर भी हमको विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से उसमें उपयोग होने वाले सूक्ष्म जीव की कौन सा सूक्ष्म जीव है, क्लियर, उस पर निर्भर करती है। उसकी संरचना, उसकी सुगंध, उसका स्वाद, ये अलग अलग पनीर का अलग अलग होता है और वो डिपेंड करता है कौन सा सूक्ष्म जीव है। आप जानते हैं सूक्ष्म जीव जो होता है उसमें बड़े बड़े छिद्र दिखाई देते हैं। वो बड़े बड़े छिद्र आप जानते हैं CO2 गैस के कारण आते हैं और उसके लिए जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है सूक्ष्म चीज बनाने में वो प्रोपियोनिक बैक्टीरिया सार्नेजाइट होता है, क्लियर, ये मैंने आपको बताया था। और दूसरा रॉकफोर्ट चीज जो था, रॉकफोर्ट पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई का उपयोग हो रहा था उसमें, ये आपने देखा था एक कवक था। और आपने देखा था कि जो तोड़ी होता है जो दक्षिण भारत का पारंपरिक पेय पदार्थ है ना, और इसको हम ताड़ वृक्ष के तने से इसको प्राप्त करते हैं। तो आपने देखा ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी। और अपने बोला था कि भाई जो विभिन्न प्रकार की जो फर्मेंटेड अपन सोयाबीन की बात करें, टोफू की बात करें, मछलियों की बात करें, इन सब के लिए भी किसका उपयोग हो रहा था, सूक्ष्म जीव का उपयोग हो रहा था। अब हम बात करेंगे कि ये तो हो गया, हाँ, फर्मेंटर्स की बात की थी, किण्वक। किण्वक आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीवों को बड़े पैमाने पर पैदा करने के लिए हमको बड़े बड़े बर्तनों की आवश्यकता होती है, इन्हें हम किण्वक कहते हैं, फर्मेंटर्स कहते हैं। माइक्रोऑप्सिन अब अपन बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मतलब औद्योगिक स्तर पर। आपने देखा था विभिन्न प्रकार के जो पेय पदार्थ है, बेवरेज सब्सटेंस है, उनके लिए भी सूक्ष्म जीव भाग ले रहे थे। तो जनरली इथेनॉल जो बनता है उसमें जो बैक्टीरिया शामिल होते हैं, सॉरी ईस्ट शामिल था, सेम ईस्ट था, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, बट इसको यहाँ पर अपन बर्च ईस्ट कहते थे। ब्रेड बनाते हैं तो इसको बेकर कहते हैं और एल्कोहल बनाते हैं तो रिवर्स कहते हैं। अब आपने देखा था कि कच्चे पदार्थ के आधार पर, रॉ मटेरियल के बेस पर और प्रोसेसिंग के बेस पर जो बेवरेज थे वो दो कैटेगरी में बांटा था। एक तो आसवन विधि द्वारा और बिना आसवन विधि द्वारा। तो बिना आसवन विधि के द्वारा कौन कौन से बना रहे थे, वाइन और बियर, ये बिना आसवन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। और विस्की, ब्रांडी, रम, ये आसवन विधि द्वारा प्राप्त करते थे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हम जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कवरी थी। और एंटी का मीन्स होता है खिलाफ और बायोटिक का मीन्स होता है लाइफ, यानी कि जीवन के खिलाफ, बट हमारे जीवन के खिलाफ नहीं, ये हमारे अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीवों के खिलाफ काम करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए या उन्हें मारने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, इन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। सर्वप्रथम खोजी जाने वाली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। पेनिसिलियम नोटेकम नामक कवक से खोजा था इसको। और आप जानते हैं कि इसका सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकी सोल्जर्स को बचाने में इसका बहुत ही यूज हुआ था। आज हमारे पास अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक हैं, क्लियर। आपने देखा था कि 3 साइंटिस्ट थे, स्टैनले जो अर्नेस्ट चैन, हार्वर्ड लॉरे और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनको 1945 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने इसको बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन चालू किया था, क्लियर। तो ये हमने देखा था किसका, माइक्रोब्स इन एंटीबायोटिक में देखा, औद्योगिक स्तर पे देखा, क्लियर। इसके बाद आपने देखा था विभिन्न प्रकार के अणु हैं, है ना, और विभिन्न प्रकार के रसायन और अम्ल हम से आज प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे इथेनॉल के बारे में, तो मैंने बताया ही आपको। इथेनॉल जो है वो ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी ही से ऑब्टेन कर रहे हैं। सिट्रिक अम्ल आप जानते हैं, सिट्रिक एसिड अम्ल किससे मिलता है, एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से मिलता है सिट्रिक अम्ल। आप जानते हैं एसिटिक अम्ल एसिडोबैक्टीरिया से मिलता है। लैक्टिक अम्ल लैक्टिक एसिडोबैक्टीरिया से मिल रहा है। और ब्यूटिक अम्ल क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिक नामक बैक्टीरिया से मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमने जाना था। स्पेशली आप जो एसिटिक एसिड है, सॉरी जो क्या सिट्रिक एसिड के बारे में याद रखना। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से मिल रहा है, कवक है।
क्लियर। इसके बाद हमने बात की थी कि जो हम कपड़े होते हैं उन कपड़ों में दाग धब्बे लग जाते हैं, और वो किसके कारण, लाइपेज, उनको हटाने के लिए अपन किसका उपयोग कर रहे हैं, लाइपेज का। वे लग गए ऑयल वगैरह के, या ब्लड क्लॉट जम गए है ना, रक्त वगैरह से वे लग गए, जो डॉक्टर ऑपरेशन वगैरह काम करते हैं, ठीक है, तो लाइपेज का उपयोग कर रहे थे। ओके, इधर सुने। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे जो जूस लाते हैं, मार्केट से जूस लाते हैं, वो ज्यादा साफ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पेक्टिनेज और भी एंजाइम होते हैं जो उसके अंदर उपलब्ध जो रेसिन होते हैं उनको वो गला देता है, और वो हमको घर में बने जूस की तुलना में ज्यादा साफ दिखाई देता है। क्लियर। आपने देखा था कभी कभी हमारे रक्त वाहिकाएं होती हैं उनमें थक्का बन जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो क्लॉट बस्टर की तरह हम उपयोग कर रहे थे स्ट्रेप्टोकाइनेज को, और स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु से प्राप्त हो रहा था। क्लियर। आपने देखा था कि कभी कभी जो पेशेंट होते हैं, है ना, तो आपने देखा था कि हमको इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स की तरह यूज करने पड़ते हैं। जो किडनी वगैरह ग्राफ्ट लेते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ काम करने लगता है। हमारा ही प्रतिरक्षा तंत्र, हम जो किसी अंग लिया है, किडनी ली है किसी से, तो उसके अंग उसके खिलाफ काम करने लगेगा, उसके खिलाफ अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगेगा। तो उसको रोकने के लिए, कमजोर करने के लिए कुछ समय के लिए हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा डाउन रहे, उसके खिलाफ एंटीबॉडी ना बनाए, तो हम इम्यूनो सप्रेसिव, है ना, ड्रग्स लेते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, नहीं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को दबा देता है। और इसके लिए आप जानते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ड्रग्स होते हैं, जो प्रतिरक्षा तंत्र को सप्रेस कर देगा, दबा देगा। क्लियर। तो हमने जो अंग लिया है उसके खिलाफ काम नहीं करेगा। तो ये देखा आपने, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ए से प्राप्त करते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 3-4 मैंने अम्ल बताए, ये सारी चीजें यहाँ से 101% क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपने देखा कि जो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टेटिन उपयोग किया जाता है। और स्टेटिन मोनोस्कस परफ्यूरियस नामक कवक से प्राप्त करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। इसके बाद हमने देखा था माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी कह रहे थे। एसटीपी का पूरा नाम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज क्या है, और सीवेज को सीधे ही नदी तालाबों में नहीं डालना चाहिए। क्यों? अब जानते हैं, घरों से निकला हुआ गंदा पानी जिसमें मानव मलमूत्र और व्यर्थ पदार्थ और गंदगी उपलब्ध होती है, उसे हम सीवेज कहते हैं। यदि इसे सीधे ही हम नदी में डालते हैं तो इसके अंदर हजारों की संख्या में रोगजनक जीवाणु होते हैं, पैथोजन होते हैं, और ये जल को दूषित कर देते हैं। और ऐसा जल हमारे संपर्क में आ गया, हमने पी लिया, तो हम बीमार हो जाएंगे और विभिन्न प्रकार के वाटरबोर्न डिसीज, जल जनित रोग हो जाएंगे, जैसे टाइफाइड, अमीबियासिस, ऐसा। क्लियर। तो हम इसको सीधे सीधे नदी में नहीं डाल सकते, इसको नदी में डालने से पहले इसको उपचारित करते हैं। क्लियर। तो इसके उपचारित करने के लिए बड़े बड़े संयंत्र बनाए जाते हैं, बड़े बड़े एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। अब मैंने आपको बताया था जो उपचार करने के 2 तरीके थे, एक था प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरा था द्वितीयक उपचार। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम भौतिक उपचार कहते थे, और द्वितीयक उपचार को हम जैविक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार में आप जानते हैं 2 मेथड होते हैं। एक तो एक फिल्ट्रेशन कर रहा है, जो बड़े बड़े सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कह रहे थे, बड़े बड़े चलने लगे होते हैं, उसमें जो डेब्रिस होता है, जो कचरा बह करके आया है, पॉलीथीन हो गया, ऐसे बहुत सारे जो ऊपर तैर करके कचरा आता है, उसको अपन फिल्टर कर देते हैं। और ये तो कह रहे थे फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है सेडिमेंटेशन, कि इसमें जो रेत के कण है, मिट्टी है, वो नीचे बैठ जाती है ना, उसको सेडिमेंटेशन कह रहे थे, ठीक है। और इसको अपन प्राइमरी स्लज कह रहे थे, ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक था, इसको प्राइमरी स्लज कह रहे थे। अब कुछ चीजें ऐसी थी जो अपन इसको फिल्टर भी नहीं कर सके, नीचे भी नहीं बैठ सके, जो पानी में डिजॉल्व में घुली हुई है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो पानी में घुली हुई है, और इसको अपन प्राथमिक बहिस्त्राव या प्राइमरी इफ्लुएंट कह रहे थे, याद है आपको। और इसी प्राइमरी इफ्लुएंट को, प्राथमिक बहिस्त्राव को प्राइमरी सेटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए लेके जा रहे थे। क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है कि किस चीज को आप प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचार के लिए लेके जाते हैं, इसको अपन बहिस्त्राव कह रहे हैं या इसको प्राइमरी इफ्लुएंट कह रहे हैं। अब आपने देखा इसको लेके जाएंगे और द्वितीयक उपचार के लिए, द्वितीयक उपचार यानी कि आप जानते हैं इस यहाँ पर एक बड़ा सा टैंक होता है, एरोबिक टैंक होता है, वायु टैंक होता है। इसमें कंप्रेसर के थ्रू वायु डाली जाती है, क्योंकि यहाँ पर जीवाणु होते हैं, वायवीय जीवाणु होते हैं। वो वायवीय जीवाणु वायु की उपस्थिति में रहते हैं और जो कार्बनिक पदार्थ है, गंदगी है, उसको वो खाएंगे और खाते रहते हैं, क्योंकि वो उनका भोजन है। और वो बैक्टीरिया उसको खाते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि वो उसको खा जाएंगे और आप जानते हैं कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो जाएगी, मींस बीओडी घट जाएगा और
जब तक हम इसको उपचारित करते रहते हैं, जब तक उसका बीओडी कम ना हो। क्लियर? आप जानते हैं कि बीओडी का हम डायरेक्ट जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है उससे मेजर कर सकते हैं। बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। आप जानते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट मींस इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज यूटिलाइज्ड बाय बैक्टीरिया टू ट्रीटमेंट ऑफ 1 लीटर वेस्ट वाटर। मतलब ये हुआ कि 1 लीटर गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए जीवाणुओं द्वारा उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा को बीओडी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आपने देखा कि जो शुद्ध पानी होता है उसका बीओडी कम होता है, तो गंदे पानी का बीओडी अधिक होता है। अब इसको मैंने ट्रीट कर दिया। अब जानते हैं कि इसको उसके बाद में द्वितीय सेटलिंग टैंक में लेके जाके सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, इसमें अब जो कार्बनिक पदार्थ है वो तो खत्म कर दी। अब बैक्टीरिया बचे और बैक्टीरिया और कवक का गुच्छा बन जाता है और जो तैरता रहता है उसको अपन फ्लास्क कह रहे थे। अब इसको फ्लास्क को नीचे बैठा लेते हैं और जो इसको एक्टिवेटेड स्लज कह रहे थे, इसको याद रखना, द्वितीयक स्लज कह रहे थे, इसको एक्टिवेटेड स्लज है, इसमें जीवाणु है, कवक है। इसके बाद जो पानी होता है ट्रीट हो चुका होता है, उसको मैं कुछ क्लोरीन वगैरह मिला करके, कुछ केमिकल मिला करके उसको अपन डिसइंफेक्शंस मिला करके उसको नदी में डाल सकते हैं। क्लियर? और इसको टर्शरी ट्रीटमेंट कह रहे थे। अब आपने देखा था कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो सेकेंडरी अपना जो सेटलिंग टैंक था उसमें जो नीचे बैठ गए थे जीवाणु और कवक, उनको हम एक अवाइवी टैंक होता है ना, एनारोबिक टैंक, उसमें डाल देंगे। वहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया है और ये एनारोबिक बैक्टीरिया थे, इनको वो क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे और इससे आप जानते हैं कुछ मीथेन वगैरह गैस बनेगी। क्लियर? तो इसका उपयोग भी अपन लाइट भी बनती है, यहाँ पर गैस भी बन रही है, इसका उपयोग अपन लाइटनिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तो था क्या आपका बायोगैस के जो ट्रीटमेंट कैसे कर रहे थे, भाइतमल का उपचार कैसे हो रहा था। ओके, आप जानते हैं कि भाइतमल हमारी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जो गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान चलाया गया था इन नदियों को बचाने के लिए। इन प्लान्स का उद्देश्य था कि हमारी सरकार इसके लिए कुछ फंड निकालती है, पैसे निकालती है और इन नदियों को शुद्ध किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाता है कि ये जो जितना भी गंदगी आ रही है, सीवेज आ रहा है, वो सीवेज ट्रीट करके ही नदियों में डाला जाए ताकि नदियों को दूषित होने से बचाया जा सके। क्योंकि इन नदियों को हम गंगा मैया कह रहे हैं, यमुना मैया कह रहे हैं और हम इन्हीं नदियों को इस तरह से दूषित कर रहे हैं, मैला कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। तो इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए और इसका उद्देश्य होता है इन एक्शन प्लान का कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट प्लान बनाए जाए और जो पानी होता है जो मतलब इसके अंदर केवल उपचारित पानी जो या उपचारित मल होता है उसी को इसमें डाला जाए। डायरेक्ट नदियों से या फैक्ट्रियों से जो नदियों में इस पानी को नहीं डालना चाहिए, घरों से निकला गंदा पानी सीधा सीधा नदियों में नहीं डालना चाहिए। तो ये उसकी पर्पस थे। आप जानते हैं कि इसको चलाया था किसने, कौन कौन से मिनिस्ट्री ने, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इसको चलाया था। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हो गया माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। क्लियर? मानव सूक्ष्म जीवों का बायोगैस प्रोडक्शन में क्या महत्व है। आप जानते हैं बायोगैस क्या होता है? बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द माइक्रोब्स, जो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के कारण उत्पन्न होती है। बायोगैस के लिए इसको सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गोबर का उपयोग किया जाता है और इसके लिए आपने देखा था कि एक गहरा 10 से 15 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा जाता है, कंक्रीट का बनाया जाता है, उसमें एक इनलेट होती है। इनलेट का मींस ये था कि जिसके थ्रू गोबर को और पानी की घोल को, स्लरी जिसको कह रहे थे, उसको घोल करके अपन इसमें डाल रहे थे और आप जानते हैं 2 आउटलेट थी, एक जो आउटलेट थी उससे जो गैस बनेगी, क्योंकि आप जानते हैं गोबर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मीथेनोजनक बैक्टीरिया होते हैं और ये मीथेनोजन बैक्टीरिया आपको याद होना चाहिए, जो पशु होते हैं ना, उन पशुओं के आमाशय जिसको रूमेन कह रहे थे, उनका जो भाग होता है आमाशय का, रूमेन, वहां रहते हैं और जो पशुओं ने घास खाया है उसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करते थे। ठीक है? तो उसको आपने देखा कि डाइजेस्ट करने के साथ साथ वो गोबर के साथ भी बाहर आ जाएंगे और गोबर के अंदर जो सेलुलोजिक सब्सटेंस होते हैं उनको खाते हैं और वो गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो जो गैस बनेगी वो गैस के लिए पाइपलाइन होती है, उससे वो बाहर निकल जाएगा। एक आउटलेट हो गया। दूसरा आपने देखा दूसरी आउटलेट होती है जो पुराना गोबर है ना, जो स्पेंट स्लरी कह रहे थे, जिसका गैस निकल चुकी है, जिसको खा चुके हैं जो बैक्टीरिया, वो भी एक आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा निकास के द्वारा और उसका अपन उर्वरक की तरह उपयोग करते हैं, जैव उर्वरक की तरह उपयोग कर रहे हैं। ओके,
तो ये आपने देखा था। बायोगैस मैंने आपको बताया था, बायोगैस को आसानी से अपन सप्लाई कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, भंडारित कर सकते हैं। क्लीन फ्यूल है, जैसे अपन कंडा जलाते हैं गांवों में, आपने देखा खाना जो बनता है लकड़ी पे बनता है, कंडों पे बनता है, तो उससे धुआं निकलता है और उससे बहुत सारे श्वसन से संबंधित विकार हो जाते हैं। तो इसको अपन आपने देखा कि इस तरह से हमने इसको कंट्रोल कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की जो हमारी माता बहनें जो खाना बना रही हैं उनका जो श्वास से संबंधित उनको विकार हो जाते हैं उसको भी रोक सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसको उपयोग एनर्जी का सही से उपयोग कर पाएंगे। क्लियर? तो ये तो था किसके बारे में बोलो, बायोगैस। और इसके लिए मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया रिस्पांसिबल होते हैं, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? बायोगैस क्या है, इसके उपयोग क्या होंगे। अब आप जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को किसने डेवलप किया था, बायोगैस जो टेक्नोलॉजी थी इसके बारे में आइडिया किसने दिया, आप जानते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI कह रहे थे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC कह रहे थे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था कि गोबर को अपन खंडे बनाने के बजाय इसको गोबर गैस बना करके उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, लोगों को अवेयर किया जाता है। होता क्या है कि आप जो गैस खरीद रहे हो, जो भी लाइट ले रहे हो, तो उसका आपको बिल पे करना पड़ रहा है और आपका पैसा बाहर जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आप अपने खेती के पर्पज से, मिल्क के पर्पज से, पशु तो हम रख ही रहे हैं गाँवों में। क्लियर? और आपने देखा कि इसका जो गोबर है वो अपन इस तरह से उपयोग करेंगे तो हमारा पैसा भी बचेगा और हमको खाद भी मिलेगा। क्लियर? तो हमारा गांव का पैसा गांव में रहेगा, गांव के लिए जाना चीजें अच्छी रहेंगी। क्लियर? और अपन कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी आएगी गांव के अंदर, समृद्धि आएगी। ठीक है? तो ये पर्पस था। तो इसके बाद हमने बात की थी, ये तो हो गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स। क्लियर? तो आप जानते हैं कि आज हम जो हमारी फसलों में रोग लगते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, आपने देखा विभिन्न प्रकार की बीमारियां लगते हैं, कभी कभी पूरी फसल खराब हो जाती है। तो इनको नियंत्रण करने के लिए आज हम विभिन्न प्रकार के केमिकल्स यूज कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की रसायन छिड़काव करते हैं। ये रसायन आप जानते हैं कि बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं रसायन है एक तरह की जहर है और जहर का मैंने कई बार बोला है कि जहर का ना कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन। क्लियर? तो आपने देखा ये जहर है वो सबके लिए एक जैसे ही होते हैं। क्लियर? तो हम जो रसायन आप हमारे खेतों पे यूज कर रहे हैं, एक तो महंगे आते हैं, दूसरे साथ साथ हम जिनको मारने के लिए उपयोग कर रहे हैं उनको तो ही मारते ही हैं, साथ साथ ये ऐसे जीवों को भी मार देते हैं जो जिनको मारना नहीं चाह रहे हैं, उनको भी मार देते हैं। क्लियर? जो हमारे लिए लाभदायक है उन बैक्टीरिया को भी ये मार देते हैं। क्लियर? तो आपने देखा था कि जो सूक्ष्म जीव हैं, जो इनको कंट्रोल आज हम कैसे करें, क्योंकि आज इसकी वजह से हम जो स्प्रे कर रहे हैं, केमिकल यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा वातावरण प्रदूषित हुआ है। आपने देखा आपकी एयर खराब हो चुकी है, दूषित हो चुकी है, आप जो सांस ले रहे हैं, आपका सॉइल खराब हो चुकी है, वाटर, क्योंकि ये जो रसायन है एक पानी के बह करके हमारे तालाब में, कुएं में भी चले जाते हैं तो पानी भी दूषित हुआ है। तो हम क्या करें, हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जो हमारी फसलों को हम बचा सकें, तो वो दूसरा तरीका आपका है बायो कंट्रोल एजेंट्स, यानी कि जैव नियंत्रण। जैव नियंत्रण आप जानते हैं प्रेडेटर मेथड में काम करती है, परभक्षण विधि में काम करती है। परभक्षण का मतलब होता है कि एक जीव दूसरे जीव को खा रहा होता है। जैसे आप जानते हैं कि आपके खेतों में चूहे आ जाते हैं और ये चूहे क्या कर रहे हैं, हमारी फसल को खा के जा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं उसके आसपास सांप भी होता है, तो सांप जब होगा तो सांप क्या करेगा, उस चूहे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेगा, मतलब उसको वो बढ़ने नहीं देगा, सांप को नियंत्रण में रखेगा। क्लियर? तो वो उसको कंट्रोल, अब यदि आपने सांप को हटा दिया तो चूहे की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और वो पूरी फसल को नष्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये जैव नियंत्रण विधि पे काम कर रहे थे। ओके, ये हमने बात की थी। आपने देखा था कुछ उदाहरण दिए थे, जैसे आपने देखा था जो बीटल्स होते हैं, भृंग होते हैं, बीटल्स किसको खाते हैं, बीटल्स भृंग किसको खा रहे थे, वो लोग एपिड्स को। बीटल किसको खा रहे थे, आप जानते हैं इसमें काले स्पॉट होते हैं, उसको बीटल्स कह रहे थे, वो किसको खा रहे हैं, एपिड्स को। और ड्रैगन फ्लाई किसको खा रहा है, मच्छर को खा रहा है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कौन किसको खा रहा है, मैंने आपको किताब में नंबर दिलवाए थे। ओके, हाँ, इसके बाद हमने बात की थी कुछ कवक थे जिनका उपयोग भी अपन जैव नियंत्रण की तरह उपयोग कर रहे थे, ट्राइकोडर्मा है ना, इसको अपन छिड़क देते हैं। आपने देखा था कुछ वायरस थे जिसको बैक्टीरियो वायरस कह रहे थे, इनका भी उपयोग अपन जैव नियंत्रण की तरह उपयोग कर रहे थे। आप जानते हैं बीटी बैसिलस थ्रिंजिएंसिस बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर जीरो होते हैं, क्रैब प्रोटीन बनता है, उस क्रैब प्रोटीन को भी अपन स्प्रे कर सकते हैं। और आज हमने बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से इन जीन को निकाल करके पौधों के अंदर डाल दिया है और हमने डिसीज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना लिए हैं, इसको कोई खाता नहीं है। क्लियर? तो बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टमाटो, ऐसे कुछ क्रॉप आज हमने डेवलप
की है, बीटी कॉर्न मक्का, क्लियर। तो ये क्रॉप हमने विकसित की है, तो ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट हमने बात की थी, ये आपने देखा, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स, और आपने देखा था यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट बात थी कि इसको हम आईपीएम कह रहे थे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, क्लियर। मैंने आपको बताया था जैविक किसान होता है, लेकिन जैविक किसान किसे कहते हैं, बातें नहीं इधर सुने। जैविक किसान किसे कह रहे थे, ऐसा किसान जो रसायन का उपयोग नहीं करता और जैविक तरीकों से खेती करता है, प्राकृतिक तरीकों से खेती करता है, उसको अपन जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मर कह रहे थे, जैविक किसान कह रहे थे, क्लियर। अब जो जैविक किसान होते हैं वो चाहते हैं कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं, ये जो चिड़िया हैं, जो कीट हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इस एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस धरती पर सबका ही राइट है, कि हमारा ही नहीं है मनुष्य का, तो इन पर सभी का जीवों का राइट है, इन पेड़ पौधों पर, प्रकृति पर जितना अधिकार हमारा है उतना ही इन जीवों का, इन इंसेक्ट्स का भी है। और ये इंसेक्ट खत्म हो जाएंगे तो आप जानते हैं इस नेचर के लिए हमसे ज्यादा इंपोर्टेंट कहीं ना कहीं ये कीट है, क्योंकि आप जानते हैं पॉलिनेशन पूरा का पूरा इन्हीं के थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू ब्रो, इंसेक्ट के थ्रू। अब यहाँ पर आपने देखा आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनिक फार्मर होता है वो ये चाहता है कि बैलेंस बना रहे, हम पूरी तरह से इन कीटों को भी ना मारें, है ना, मतलब जो आपकी जो मतलब नुकसान भी ना हो और इनको भी खत्म ना हो, क्योंकि आप जो रसायन डाल रहे हैं ना उससे तो जो नुकसान आप चालू कर रहे हैं वो भी, और जो नुकसान नहीं कर रहे हैं आपको फायदा पहुंचा रहे हैं वो भी, दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो बिना सोचे समझे हम रसायन छिड़क देते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है इस प्रकृति को। तो जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब जो एक बैलेंस बना करके वही खेती करता है, थोड़ा बहुत नुकसान हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो कीट है वो भी बचे रहेंगे और हमको नुकसान भी कम से कम हो पाएगा, क्लियर। तो ये आपने देखा, तो ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरक। देखिए आप जानते हैं कि आज हम उर्वरक यूज करते हैं, हमने विभिन्न प्रकार की खाद डाल रहे हैं, रासायनिक खाद डाल रहे हैं, इससे नो डाउट प्रोडक्शन बढ़ा है, बट आप जानते हैं कि बहुत सारी पॉल्यूशन हुए हैं, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, ये सारी चीजें हुई हैं आज तो। और हमारी लगातार इनको डालने से सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हुई है, मृदा की उपजाऊ क्षमता भी कम होती जा रही है। तो आज हमको जरूरत है कि हम जो बायो फर्टिलाइजर का यूज करें, हम अपनी मृदा की जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर्स यानी कि जैव उर्वरक क्या होते हैं, जैव उर्वरक आर द माइक्रोब्स, यानी कि जैव उर्वरक एक सूक्ष्म जीव होते हैं, जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं, क्लियर। बायो फर्टिलाइजर्स आर द माइक्रोब्स व्हिच कैन एनरिच द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, एक मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, उनको फिर क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विभिन्न प्रकार के कवक, ये सभी के सभी बायो फर्टिलाइजर्स है। आपने देखा कि जो दाल कुल के जो पौधे होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स, उनकी जड़ों में गांठें होती हैं। आप किसी प्लांट्स को उखाड़ के देखेंगे, चाहे सोयाबीन का प्लांट हो, चाहे वो चने का प्लांट हो, तो उसके अंदर छोटी छोटी गांठें होती हैं, क्लियर, रूट नोड्यूल्स कहते हैं। उन रूट नोड्यूल्स के अंदर जो गांठें हैं, जड़ की जो गांठें, उनके अंदर एक बैक्टीरिया रहता है सहजीवी के रूप में, जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया सहजीवी के रूप में रह रहा है, मींस वो दोनों को फायदा हो रहा है, प्लांट्स को भी फायदा होगा, बैक्टीरिया को फायदा होगा। बैक्टीरिया को फायदा हो रहा है कि रहने के लिए घर मिल रहा है, और आपने देखा कि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहा है, मतलब जो एटमॉस्फेयर में स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसको पौधा उपयोग नहीं कर पाएगा, गैस के फॉर्म में है, उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन को नाइट्राइट नाइट्रेट में बदल देता है ना, उसको पौधा उपयोग करता है। पौधे के लिए नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो पौधे को नाइट्रोजन मिल रही है, इसको रहने के लिए घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तो दोनों को फायदा हो रहा है, तो ये आपने देखा, क्लियर। और एक जीवाणु है, कोई रसायन नहीं है। इसके बाद आपने देखा मृदा के अंदर भी बहुत सारे स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं। आपको याद है मिट्टी के अंदर कौन कौन से रहते हैं, जो जो मिट्टी के अंदर स्वतंत्र रूप से रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। तीसरा आपने देखा था जिसको हम कह रहे हैं माइकोराइजा। माइको मींस होता है कवक और राइजा मींस होता है रूट्स, क्लियर। जो कवक होते हैं वो कुछ पात्र जड़ों के साथ में सहजीवी संबंध के रूप में रहते हैं, तब माइकोराइजा या कवक मूल बनता है। ओके, आप जानते हैं कवक मूल जो होता है वो पौधे को फास्फोरस देता है और बदले में पौधे को जल मिल रहा है ना, खनिज तत्व मिल रहे हैं, और उसकी जड़ें जो है ना उनमें जाना रोग भी नहीं लगते हैं, तो इसमें भी फायदा हो रहा है पौधे को। तीसरा आपने देखा था जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया हैं और ये धान के खेतों में पाए जाते हैं।
क्लियर? क्वेश्चन पूछा जाता है धान के खेत में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया, एनाविना, नॉस्टॉक, एसिडोलोरिया, ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ साइनोबैक्टीरिया present in the paddy fields and they enrich the fertility of soil. क्लियर? तो ये आपने देखा था कि ये चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है।